बिल्कुल, जैसा कि गायत्री आपको बता रही है कि आखिर हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है। जब आरक्षण की मांग पर यह प्रदर्शन शुरू हुआ था तो अब आपको यह भी बताते चले कि मोहम्मद यूनुस होंगे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख और तीनों सेना प्रमुखों और प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने प्रदर्शनकारियों की मांग पूरी की। शेख हसीना फिलहाल भारत में मौजूद है और अगले 48 घंटों में यूरोप के किसी देश में राजनीतिक शरण लेने की खबर भी सामने आ रही। देखें बांग्लादेश के ताजा हालात पर हमारी खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में जारी बवाल के बीच अब अंतरिम सरकार के गठन को लेकर राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक बड़ा ऐलान किया है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, आगजनी, जबरदस्त लूटपाट और हुड़दंग के बीच बांग्लादेश के तीनों सेना प्रमुखों और छात्र नेताओं के साथ बैठक में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाए जाने का ऐलान किया। गौरतलब है कि शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफे और बांग्लादेश छोड़ने के बाद सेना ने बांग्लादेश में 48 घंटों के भीतर नई सरकार के गठन का ऐलान किया था। राष्ट्रपति ने तत्काल चुनी हुई संसद भंग कर दी थी और छात्रों की मांग थी कि मोहम्मद यूनुस को सत्ता की कमान सौंप दी जाए। अब छात्रों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति शहाबुद्दीन की तीनों सेनाओं के प्रमुखों और बंग भवन में छात्र आंदोलन के 13 सदस्यों वाले प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक में मोहम्मद यूनुस को कमान सौंपने का निर्णय लिया गया। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर कौन है मोहम्मद यूनुस जिन्हें अंतरिम सरकार का मुखिया चुना गया है। 28 जून 1940 को चटगांव में मोहम्मद यूनुस का जन्म हुआ। 1983 में मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की। सामाजिक उद्यमी, अर्थशास्त्री और बैंकर के रूप में मोहम्मद यूनुस की पहचान है। 2006 में यूनुस और उनके ग्रामीण बैंक को नोबेल सम्मान से सम्मानित किया गया। माइक्रो फाइनेंस में अग्रणी काम के लिए यह सम्मान यूनुस को दिया गया। 2007 में नागरिक शक्ति नाम से राजनीतिक दल की भी स्थापना इन्होंने की। मोहम्मद यूनुस ने चुनाव में उतरने से इनकार किया। हालांकि हसीना सरकार के दौरान मोहम्मद यूनुस पर गबन के आरोप लगे। इस साल जनवरी में गबन मामले में 6 महीने जेल की सजा भी सुनाई गई। हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने में मदद का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने मंगलवार शाम को स्वीकार कर लिया। यूनुस ओलंपिक कमेटी के न्योते पर बतौर स्पेशल गेस्ट पेरिस में हैं। वो जल्द ही बांग्लादेश लौट सकते हैं। यूनुस ने कहा कि छात्र कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अगर छात्रों और देश की जनता ने इतनी कुर्बानी दी है तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। यही सोचकर मैंने छात्रों की मदद करने का फैसला लिया है। शेख हसीना के इस्तीफे और बांग्लादेश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में बवाल जारी है। प्रदर्शन में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदू समुदायों और उनके धर्मस्थलों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। 11,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो वहीं $10 बिलियन से ज्यादा का बांग्लादेश की इकॉनमी को नुकसान हो चुका है। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद और पूर्व राज्य मंत्री जुनैद अहमद पलक को मंगलवार को ढाका हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया है, जब वो देश से निकलने की कोशिश कर रहे थे। बांग्लादेश के हालात पर सरकार की पैनी नजर है। संसद में सरकार ने ताजा हालात पर बयान भी दिया है। वहीं शेख हसीना भारत में ही हिंडन एयरबेस पर सेफ हाउस में हैं और 48 घंटों के भीतर उनके यूरोप के किसी देश में शरण लेने की खबरें सामने आ रही हैं। হাসিনার বিরুদ্ধে বলছেন আজকে শেখ হাসিনা না থাকলে বাংলাদেশ এত দূর আসতে পারত? অসম্ভব। কেউ কল্পনা করতে পারে নাই যে বাংলাদেশ এরকম উন্নতি করবে, এরকম উন্নয়ন হবে। ঠিক আছে, শেখ হাসিনার পর আপনাদের কি হবে সেটা আমারও চিন্তার বিষয় না, আমার পরিবারের আর চিন্তার বিষয় না। আপনারা বুঝবেন এটা আর আন্দোলন না। যখন পুলিশ হত্যা করা হচ্ছে, নিরীহ মানুষের উপর হত্যা কাণ্ড চলছে, মানুষের বাসায় আগুন দেওয়া হচ্ছে, জার্নালিস্টদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, এটা হয়ে গেছে। वहीं अमेरिका ने भी लोकतंत्र का हवाला देकर अंतरिम सरकार में सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित करने का बांग्लादेश से अनुरोध किया है।
So we're monitoring the situation in Bangladesh very closely. We have long called for respective democratic rights in Bangladesh, and we urge that the interim government formation be democratic and inclusive. We commend the army for the restraint they have showed. We encourage all parties to refrain from further violence and restore peace as quickly as possible. बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। 2020-21 में 10.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार हुआ। वहीं 21-22 में ये कारोबार 44% बढ़कर 18.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। 22-23 के बीच भारत बांग्लादेश का कुल कारोबार 15.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल ले जाने में भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन बेहद अहम है। भारत ने पिछले कई दशकों से बांग्लादेश की सड़क, रेलवे, बंदरगाहों को बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन बांग्लादेश में हालात खराब होने की वजह से कारोबार पूरी तरह ठप हो गए हैं। बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रकों को रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में भारत की कई कंपनियों के दफ्तरों को बंद कर दिया गया है और कई अपनी दफ्तरों को बंद करने की तैयारी में है। जाहिर है बांग्लादेश के लिए आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण है और हिंसा की जो साजिश बांग्लादेश में रची गई, जिसका परिणाम शेख हसीना की सत्ता और देश से विदाई के रूप में सामने आया है, अब वो किस मोड़ पर जाकर थमता है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं, वहां पर लगातार हुड़दंगी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, इसके अलावा आगजनी को अंजाम दे रहे हैं। इन पूरे हालातों पर मंडी से सांसद कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। रामराज का आपने जिक्र किया है, बांग्लादेश की स्थिति पे आपने ट्वीट किया है। देखिए, इस वक्त जो है हमारे भारतवर्ष के सिवा अगर आप देख लीजिए, हर कोई देश विश्व में ऐसा है जो ग्रसित है, चाहे वो रशिया, यूक्रेन हो, अमेरिका में यहाँ तक कि प्रेसिडेंट पे दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। इस तरह की जो है, इस तरह का वायलेंस जो है, आपने देखा शेख हसीना जी को और उनके कपड़ों को कैसे उछाला जा रहा है। अगर वो वहां पे रहती तो उनके शरीर के टुकड़े ऐसे हवा में उछाले जाते। इस तरह के ये जो वामपंथी हैं, इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इन्होंने पूरे देश की में जो पूरे विश्व में वायलेंस है, ये चाहते हैं कि ये हमारे भारतवर्ष में आए। लेकिन सिर्फ एक इंसान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ये सब जो है रोक के रखा हुआ है। और हमें जो है इस बात की कोई कल्पना नहीं हम कर सकते कि हमारा देश की क्या हालत होती अगर वामपंथियों ने यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के चल के जो है हमारे देश को जो है वो अपने काबू में कर लिया होता। तो खैर, अब हमें दिख ही रहा है। पहले हमने देखा अफगानिस्तान से बच्चे लटक के किस तरह से प्लेन से क्रैश हुए। लोगों की मेमोरी कितनी शॉर्ट होती है। लेकिन जब लोग मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि जब लोग वोट देने जाते हैं तो एक शराब के लिए, बोतल के लिए जो है वो बिक जाते हैं। लेकिन जब हमने देखते हैं कि जब जहाज से लोग जिस तरह से गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, और कल देखा कि किस तरह से एक प्रधानमंत्री आपकी जो रह चुकी हैं, आप उनके जो हैं वो इनर वेयर को उछाल रहे हैं, उनके पर्स को उछाल रहे हैं। आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। और आप कहते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी आपने स्थापित की। ये वही प्रधानमंत्री है जो कुछ महीने पहले डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, जिन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री जिनको मिली थी। तो पूरी तरह से सरेआम जो है वो कत्ल हुआ है लोकतंत्र का। और जिस तरह से ट्रंप पे गोलियां चली, सरेआम कत्ल हुआ है लोकतंत्र का। और यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं कि अभी अयोध्या में भी एक जो है जो हमारी शेड्यूल कास्ट बेटी है, उसका जो है सरेआम रेप होता है। 12 साल की बच्ची का रेप होता है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो इन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से जुड़ी हुई हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां उसको जो डिफेंड करती हैं, ये हम देख सकते हैं। मुझे लगता है वोटर्स को जागरूक होना चाहिए।